नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद रचित नाटक अजातशत्रु की पात्र योजना। तो उसमें हम सबसे पहले अजातशत्रु का चरित्र चित्रण देखेंगे। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। तो अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की हो। तो अजातशत्रु जो था उसकी नीति जो थी साम्राज्य विस्तार की नीति थी और वह मगध का जो राजा था बिंबिसार उसका पुत्र था और ये जो हमारा आलोच्य नाटक है उसका नायक भी। उसकी जो माँ है उनका नाम छलना क्या था? छलना। ये राजमाता भी थी। वह देवदत्त के कहने पर अपने पिता को सिंहासन से हटा करके स्वयं शासन संभालना चाहता था और नाटक के अंत में उसमें सद्बुद्धि आ जाती है और वह अपनी जो विमाता होती है, विमाता यानी सौतेली माता, विमाता का क्या नाम था? वासवी। और जो पिता है उनका बिंबिसार उनसे अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता है और प्रायश्चित बोध उसे नाटक के अंत में हो जाता है। अब अजातशत्रु का चरित्र कैसा था हम वो नहीं पढ़ रहे। इतिहास में जो अजातशत्रु है, हम जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है अजातशत्रु उसमें उन्होंने उसका कैसा चरित्र चित्रण किया है उसका वर्णन हम करेंगे। तो अजातशत्रु का जो चरित्र चित्रण है हमने पढ़ा था क्लास में। तो अजातशत्रु का जो चरित्र था उसका उसमें कठोर स्वभाव के दर्शन हो जाते हैं नाटक के प्रारंभ में ही। नाटक के प्रथम वाक्य में ही उसकी क्रूरता और उग्र स्वभाव की झलक दिखाई देती है। जैसे, क्यों रे लुब्धक, आज तू मृगशावक नहीं लाया, मेरा चित्रक अब किससे खेलेगा? तो प्रत्युत्तर में लुब्धक ने बताया कि मैंने एक मृगशावक पकड़ा था, लेकिन जब उसकी माँ ने मेरी तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखा तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो यह सुनकर के अज्ञात उसे कोड़े मारने के लिए समुद्रदत्त से कोड़ा मंगवाने का आदेश देता है अजातशत्रु। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हूँ, समुद्र ला तो कोड़ा। तो इस कथन में उसकी हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथ भी यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उसे अपनी आज्ञा का उल्लंघन पसंद नहीं था। तो अभी हमने इसमें एक शब्द पढ़ा था, यह भी एक पात्र है लुब्धक। लुब्धक कौन था इस नाटक में? लुब्धक के चरित्र के रूप में कौन है? शिकारी का वर्णन किया। इस नाटक में एक शिकारी है जिसका नाम लुब्धक है। ठीक है। अजातशत्रु की चरित्र की दूसरी विशेषता है कुशल शासक। तो उसमें एक अच्छे शासक के गुण उस समय भी देखने को मिलते हैं जब वह अपनी बात को मंत्री परिषद में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि सभी जो पार्षद होते हैं उसमें सहमति व्यक्त करते हैं। कि जैसे अजातशत्रु बोलते हैं कि तब आप लोग मेरा साथ देने के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत हैं, देश को अपमान से बचाना चाहते हैं। कुछ सभ्य जो लोग थे उन्होंने बोला कि अवश्य राष्ट्र के कल्याण के लिए प्राणों तक का विसर्जन किया जा सकता है और हम सब ऐसी प्रतीक्षा करते हैं। तो अजातशत्रु कहता है कि फिर आप लोग आज की इस मंत्रणा से सहमत हैं? तो सभी लोग कहते हैं हम सबको स्वीकार है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका ये जो शासक रूप है उग्रता और आक्रोश से मंडित है और ये तत्व जो है एक अच्छे शासक के विकास में बाधक हो सकते हैं। अगली विशेषता है अजातशत्रु के चरित्र की कुशल वक्ता। तो देवदत्त के साथ अजातशत्रु
जो परिषद के जो सभ्यगण हैं उनसे जिस युक्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करता है और उन्हें अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, उससे उसकी वाक्पटुता का पूरा बोध हो जाता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कुशल वक्ता होने का, कि आप लोग राष्ट्र के शुभ चिंतक हैं। जब पिताजी ने ये प्रकांड बोझ मेरे सिर पर रख दिया और मैंने इसे ग्रहण किया, तब इसे भी मैंने किशोर जीवन का एक कौतुक ही समझा था, किंतु बात वैसी नहीं थी। मान्य महोदयों, राष्ट्र में एक ऐसी गुप्त शक्ति का कार्य खुले हाथों चल रहा है जो इस शक्तिशाली मगध सम्राट को उन्नत नहीं देखना चाहती, और मैंने इस बोझ को केवल आप लोगों की शुभेच्छा का सहारा पाकर लिया था। आप लोग बताइए कि उस शक्ति का दमन आप लोगों को अभिष्ट है कि नहीं, या अपने राष्ट्र और सम्राट को आप लोग अपमानित कराना चाहते हैं। तो उसके इस प्रश्न के उत्तर में जो सभा में उपस्थित होते हैं जो मंत्री, वह कह उठते हैं कि मगध का राष्ट्र सदैव गर्व से उन्नत रहेगा और विरोधी शक्तियां पददलित होंगी। तो सभी जो सभासद हैं अजातशत्रु का साथ देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उसकी मंत्रणा को भी बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सब कार्य उसकी वाक्पटुता के कारण ही संभव हो सका है। अगली विशेषता हम देखते हैं अजातशत्रु के चरित्र की, कि पदलिप्सा। तो अजातशत्रु की जो मां है छलना और देवदत्त के प्रयासों के कारण ही उसे युवराज बना दिया जाता है। अजातशत्रु को विरुद्ध का पत्र मिलता है और वह अपने पिता प्रसेनजित के विरुद्ध विद्रोह करके सिंहासन पर बैठना चाहता है। तो इसमें वह अजातशत्रु की सहायता चाहता है। तो अजातशत्रु में पदलिप्सा की जो प्रवृत्ति थी वह प्रमुख रूप से विद्यमान थी। उसकी यह पदलिप्सा नाटक में अनेक घटनाओं को जन्म देती है, लेकिन अंत में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर हम बिंबिसार का चरित्र चित्रण देखते हैं। तो बिंबिसार कौन था? अजातशत्रु का पिता। तो इस नाटक में बिंबिसार के दर्शन मगध के सम्राट के रूप में होते हैं। पुत्र द्वारा विद्रोह करके सिंहासन का कार्यभार स्वयं लेने पर वह तटस्थ रह करके वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेता है और नाटक का समापन उसकी मृत्यु से ही हुआ है। ये जो नाटक है इसमें प्रसाद जी ने उनके चरित्र विकास को इतना अधिक विस्तार नहीं दिया, लेकिन फिर भी वह प्रस्तुत नाटक का एक प्रमुख पात्र है। तो अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। फिर है विरुद्धक। विरुद्धक कौन था? कौशल नरेश प्रसेनजित का पुत्र था, राजा प्रसेनजित का पुत्र। अच्छा, तो प्रसेनजित कौन था? कहां का राजा था प्रसेनजित? कौशल का। और विरुद्धक इसका पुत्र था। वह राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता से वह विद्रोह करता है और उसका पिता उसे राज्य से निष्कासित कर देता है। इसलिए वह काशी में जाकर के शैलेंद्र नामक डाकू बन जाता है। तो वह श्यामा और बंधुल की हत्या भी करता है, लेकिन सौभाग्य से श्यामा बच जाती है। तो इस प्रकार ये जो नाटक है इसमें ये खलनायक की भूमिका में विरुद्धक दिखाया गया है। अब हम अजातशत्रु नाटक में प्रमुख नारी पात्रों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मल्लिका। पुरुष पात्रों में जो स्थान गौतम का है, गौतम बुद्ध का, वही स्थान स्त्री पात्रों में मल्लिका का है। तो मल्लिका कौन थी? कौशल नरेश जो प्रसेनजित है उनके सेनापति बंधुल की पत्नी। वह एक सामान्य स्त्री पात्र न होकर के विशिष्ट व्यक्तित्व से संपन्न महिला थी। दुर्बलताओं और मानवीय गुणों से वह बहुत दूर
उसके पति की हत्या के बाद भी वह एक भारतीय नारी की तरह जीवन व्यतीत करती है और लोभ में आकर के अपने मार्ग से विचलित भी हो जाती है। इसलिए उसका जो व्यक्तित्व है उसके लिए अनुसरण करने योग्य है, सबके लिए अनुसरण करने योग्य है। फिर है वासवी। वासवी मगध नरेश बिंबिसार की बड़ी रानी थी और उसको नाटककार ने एक सत्पात्र के रूप में स्थापित किया है। वह उच्च मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाले स्त्री पात्र के रूप में इस नाटक में उसको दिखाया गया है। उसके बाद है छलना। छलना महाराज बिंबिसार की छोटी रानी और अजातशत्रु की माता है। वह देवदत्त की बातों में आकर के अपने पति को सिंहासन से हटाने के लिए प्रयास करती है और उसे हटा करके अपने पुत्र अजातशत्रु को सिंहासन सौंप देती है। तो नाटक के अंत में उसे अपनी भूल का प्रायश्चित होता है और वह स्त्री से अपने दुर्व्यवहार के प्रति क्षमा मांग लेती है। फिर है आम्रपाली। आम्रपाली, मागधी और श्यामा। कहीं कहीं इसको मागंदी भी कहा गया है। ये एक ही पात्र के नाम है। मागधी को इस नाटक में आम्रपाली और श्यामा दोनों नाम से अभिहित किया गया है। तो ये जो नाटक है वह सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नारी पात्र है इस नाटक की। गौतम बुद्ध द्वारा उसका प्रणय निवेदन ठुकराए जाने की दशा में वह अनेक कुकृत्यों में संलग्न हो जाती है और वह जिस विरुद्धक को प्रेम करने लगती है वही उसको धोखा दे करके उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। तो गौतम बुद्ध उसे बचा लेते हैं और वह अंतिम रूप से इस नाटक के अंत में वह बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो जाती है, बौद्ध धर्म की अनुयायी हो जाती है। अब है पद्मावती। पद्मावती अजातशत्रु की बहन थी। तो इस प्रकार पात्रों की दृष्टि से अजातशत्रु नाटक में लगभग इनकी संख्या 30 तक पहुंच गई है, जिसमें पुरुष और स्त्री पात्रों की लगभग संख्या बराबर ही है। किसी भी नाट्य कृति में इतने अधिक पात्रों के कारण उसके मंचन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इतने अधिक पात्र अगर एक साथ रंगमंच पर उपस्थित कर दिए जाएं तो दर्शकों को इतने अधिक पात्रों का परिचय याद रखना संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी नाटक में मुख्य पात्रों के संवाद ही अधिक बताए गए हैं और दर्शकों के सामने कुछ स्थानों को छोड़ करके 4 या 5 पात्र ही उपस्थित होते हैं। तो इन तथ्यों को ध्यान में रख करके कहा जा सकता है कि ये जो नाटक है उसमें भले ही पात्रों की संख्या अधिक है लेकिन फिर भी इसका सफलतापूर्वक मंचन किया जा सकता है। अब एक बार हम इस नाटक की जो कथा वस्तु है उसको देखेंगे, उसकी क्या विशेषताएं रही थी। अजातशत्रु नाटक में 3 अंक और 28 दृश्य हैं। अंक कितने हैं इसमें? 3 और दृश्य कितने हैं? 28। जो कथानक के विस्तार और आदर्श अवधि में रंगमंच पर अभिनीत नहीं होने की सूचना दे रहा है, क्योंकि इतना बड़ा नाटक अगर मंच पे मंचित हुआ तो उसमें बाधा आ सकती है। और 3 अंकों में जो 9, 10 और 9 दृश्य हैं, इन दृश्यों का जो विभाजन है उन सभी में घटना जो है भिन्न भिन्न स्थानों से संबंधित है, जो नाटक के मंचन में हो सकता है कि समस्या पैदा करे। किंतु ये जो दोष है
वो पौराणिक रंगमंचों के आधार पर उजागर हुआ है। अगर आधुनिक रंगमंच पर विशेष रूप से इस नाटक का अभिनय किया जाए तो उसको आसानी से दृश्यों को बदल बदल करके उसका मंचन किया जा सकता है, क्योंकि आज का जो समय है उसमें टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया है। तो अलग अलग जगह जो घूमने वाले सेट हैं उनका प्रयोग करके इस नाटक का मंच पर सफल अभिनय संभव है। तो इस नाटक का जो कथानक है वो प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है, जिसे समझने और उसको कथा के रूप में जोड़े रखने में दर्शकों को अधिक मनोयोग की आवश्यकता नहीं होगी। तो रंगमंच की दृष्टि से एक सफल नाटक कहा जा सकता है। अब तक हमने पढ़ा अजातशत्रु नाटक में पात्र योजना या चरित्र चित्रण। अब हम प्रसाद जी के कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। जो हमारे समेटिव टेस्ट हुए उसके अंदर भी इससे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रसाद जी की जो देन है वो बहुमुखी कही जा सकती है। उन्होंने उपन्यास, काव्य, नाटक, कहानी, निबंध सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन फिर भी उनकी अमर कीर्ति का जो आधार स्तंभ है वो क्या है? काव्य या नाटक। तो इनके उज्जवल व्यक्तित्व के अनुसार इनका जो रचना संसार है वो अत्यंत विस्तृत और बहुआयामी है। इन्होंने 9 वर्ष की अल्प आयु में ही कलाधार उपनाम से ब्रजभाषा में रचना प्रारंभ कर दी थी। कलाधार। तो काव्य जो है इन्होंने अपनी जो काव्य धारा है उसको द्विवेदी कालीन से इतिवृत्तात्मकता से निकाल करके नवीनता की ओर इन्होंने प्रेरित किया। सुंदर काल्पनिक बिंबों के साथ ही छायावादी और रहस्यवादी काव्य का स्वरूप इन्होंने उपस्थित किया। तो जयशंकर प्रसाद कौन से युग के कवि हैं? छायावाद। छायावादी कवि है ये, ठीक है। इनकी जो विचारधारा है उसने आगे चल करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे कलाकारों को जन्म दिया। ये कह सकते हैं हम कि अपनी प्रतिभा के बल पर भाव, भाषा, शैली, छंद और विषय इन सभी को छायावादी और रहस्यवादी परिवेश जयशंकर प्रसाद ने ही प्रदान किया था। तो उनकी जो काव्य है जिनमें प्रमुख है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार, करुणालय, प्रेम पथिक। तो ये इनके काव्य संग्रह है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह। तो इनमें से हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? आंसू, झरना, लहर, ठीक है। नाटक इन्होंने कौन कौन से लिखे थे? राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु,
चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ऐतिहासिक नाटक इन्होंने अधिक मात्रा में लिखे थे। एक घूंट, कल्याणी, परिणय, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कल्याणी, परिणय। जन्मेजय का नागिन, जन्मेजय सज्जन, उपन्यास इन्होंने कौन से लिखे? ये थे काव्य संग्रह, नाटक और उपन्यास। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में प्रमुख हैं कंकाल, तितली और इरावती। एक प्रश्न आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि कौन सा नाटक है जो अधूरा रह गया था जयशंकर प्रसाद का। तो इरावती नाटक जो है वह इसे पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि इनके प्रणयन में संलग्न रहते हुए वे काल कल्पित हो गए। कहने का तात्पर्य है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इरावती नाटक वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो इस नाटक का, इस उपन्यास का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था? तो कौन सा रह गया था? इरावती। और कहानियां इन्होंने कौन सी लिखी? उसमें प्रमुख है आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि। ठीक है। फिर उन्होंने एक चंपू काव्य की भी रचना की थी, उसका नाम था उर्वशी। चंपू काव्य। और इसके साथ ही उन्होंने एक काव्य कहानी भी लिखी जो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? प्रेम राज्य। तो प्रसाद जी की इन सभी रचनाओं के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने तत्कालीन युग में प्रचलित गद्य और पद्य साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने लिखा और साहित्य के सर्वांगीण विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।